नमस्कार, जीके कोई ट्रैकर में आप सभी का स्वागत है। आज यह वीडियो 10वां है। इससे पहले हम 9 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपको दिया गया है, निशागंधी जो महोत्सव है ये किस राज्य में आयोजित होता है। निशागंधी अगर महोत्सव की हम बात करें तो ये जो है केरल में आयोजित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। आइए देखते हैं इसके साथ साथ कुछ अन्य फैक्ट्स को भी। जैसे हम्पी जो नृत्य महोत्सव है ये कर्नाटक में होता है। आप सभी जानते हैं कि हम्पी जो स्मारक थे ये कर्नाटक में थे। निशागंधी की बात करें तो ये केरल में है। मामल्लपुरम नृत्य उत्सव पूछा जाता है, ये तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से नहीं है। तो कर्नाटक संगीत की जो त्रिमूर्ति है ये त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षिता, श्यामा शास्त्री, ये तीनों को मिलाकर के कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये जो है पुरंदरदास हैं, इन्हें कर्नाटक संगीत का जनक माना जाता है और ये कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं हैं। यहाँ आप इसे पढ़ भी सकते हैं तो आप ये देखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है। कलमकारी जो चित्रकला है ये आंध्र प्रदेश में प्रचलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। लेकिन आइए देखते हैं कुछ अन्य चित्रकलाओं के नाम और उनसे संबंधित राज्य। बर्ली चित्रकला की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में प्रचलित है। बिहार की मधुबनी चित्रकला काफ़ी प्रसिद्ध है। राजस्थान की फड़ चित्रकला भी काफ़ी प्रसिद्ध है और आंध्र प्रदेश में कलमकारी चित्रकला की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। तो भारतीय संगीत की उत्पत्ति साम वेद से मानी जाती है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। इससे संबंधित तो कुछ अन्य फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं इन्हें भी यहाँ शामिल किया गया है। जैसे संगीत की जानकारी देने वाला वेद सामवेद है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि ये ऋग्वेद है। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की अगर हम बात करें तो इसमें बीमारियों का उपचार, औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, राजभक्ति, विवाह इत्यादि का विवरण मिलता है। तो अथर्ववेद में ये सभी जो है उपचार, औषधि, तंत्र मंत्र, जादू टोना, राजभक्ति, विवाह इत्यादि हैं। यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान है। ऋग्वेद आपको याद रखना है ये सबसे पुराना है, ये श्लोकों का संग्रह है। और बात की जाए सामवेद की तो ये संगीत की जानकारी हमें देता है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। मेगास्थनीज जो है इसकी प्रसिद्ध पुस्तक आप सभी जानते हैं कि ये इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में ये रहा था और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। रेहला आप सभी जानते हैं कि ये इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। मिन मकाला जो सामान्यतः किताब उल हिंद का ही नाम है और ये इसके लेखक अल बरूनी है। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया था। वास्को डी गामा की अगर हम बात करें पहली बार 1498 ईस्वी में भारत आया था। लेकिन जब ये लौट के गया तो इसे काफ़ी मुनाफा हुआ और ये फिर से 1502 में दूसरी बार भारत आया था। तो आप याद रखेंगे 2 से दूसरी बार। यहाँ कुछ फैक्टों को भी दिया गया है जिन्हें आप कवर कर सकते हैं। वास्को डी गामा पुर्तगाल का था, ये याद रखना है। 17 मई 1498 ईस्वी को ये नाम जरूर याद रखना है। अब्दुल मलिक की सहायता से ये भारत में आया था। ये एक गुजराती व्यापारी थे। तो जब ये आया था तो ये सबसे पहले कालीकट बंदरगाह के जो कप्पूडाबू एक बंदरगाह है या क्षेत्र है वहाँ पर पहुँचा था और ये केरल में पड़ता है। कालीकट का स्थानीय शासक था जमोरिन। वैसे जमोरिन एक उपाधि थी राजा की जिसने इसका स्वागत किया। 1502 में दूसरी बार भारत आया था। अगला प्रश्न है, 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 1932 में जो हरिजन सेवक संघ स्थापित किया था उनमें महात्मा गांधी प्रमुख थे। महात्मा गांधी के द्वारा ये जो है संघ स्थापित किया गया था। लेकिन इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे ये घनश्याम दास बिड़ला जी को बनाया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। लेकिन आगे कुछ फैक्ट,
हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। कब? 1932 में। प्रथम इसके अध्यक्ष जो थे ये घनश्याम दास बिड़ला थे। प्रथम सचिव भी पूछे गए थे पिछले एक एग्जाम में, तो इसके लिए आप याद रखेंगे अमृत विठल दास ठक्कर को। अगला प्रश्न है, दुनिया के इतिहास में वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो वाटरलू का युद्ध जो है अंग्रेजी और फ्रेंच सेना के मध्य में लड़ा गया था। कब की बात है? ये 1815 की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी होगा। यहाँ कुछ अन्य फैक्ट को कवर किया गया है। ये 1815 में युद्ध लड़ा गया था। वाटरलू एक क्षेत्र है जो बेल्जियम में पड़ता है। यहाँ पर आमने सामने थी फ्रांसीसी सेना जिसका नेतृत्व कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट और अंग्रेजी सेना। ठीक है, अब इसका परिणाम क्या होता है? अंग्रेजी सेना विजयी हो जाती है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था उसको बंदी बना लिया जाता है और सेंट हेलेना द्वीप जो अमेरिका में है वहाँ पर इसे भेज दिया जाता है। 1821 में इसकी वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य का बाह्यतम क्षेत्र कोरोना के नाम से जाना जाता है, या जिसे सूर्य का मुकुट या सूर्य किरीट भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। पूर्ण जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें इसी से जो है रोशनी प्राप्त होती है और प्रकाश प्राप्त होता है। वास्तव में सूर्य किरीट जो है ये एक्स किरणें उत्सर्जित करता है। तो ये आप यहाँ पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट ये किस चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि ग्रेनाइट और बेसाल्ट दोनों को काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। आप सभी जानते हैं कि चट्टानों को मुख्य रूप से 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो ये जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आगे आप देख सकते हैं, ये यहाँ से प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में बनते हैं। आग्नेय चट्टान के 2 उदाहरण ग्रेनाइट और बेसाल्ट। अवसादी चट्टान के जो उदाहरण दिए गए हैं बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, ये अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। रूपांतरित चट्टानों में जो है शिस्ट, सिलेट, संगमरमर और फाइलाइट शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा प्रतिशत में कितनी है? तो वास्तव में वायुमंडल अपने बैलेंस के लिए पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रखता है जो 0.038% है। लेकिन जब भी इसकी बढ़ोतरी होती है तो हमें कई वायुमंडलीय घटनाएं और साथ में ही जलवायु परिवर्तन जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल में जो है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है लगभग 71%, फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है लगभग 21%, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ये किस द्वीप पर स्थित है? तो आप सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली ये है इटली के लिपारी द्वीप पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे गहरा गर्त आप सभी जानते हैं कि मेरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। लेकिन ये फिलीपींस के पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित है, ऐसा आप ऑप्शन से लगाएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? देखिए, विक्टोरिया जलप्रपात के बारे में जब भी आपसे पूछें तो आप याद रखेंगे जैसे जाम्बिया, जैसे जिम्बाब्वे और जैसे जाम्बेजी। अब इन तीनों का मतलब है कि ये 2 देशों की सीमाएं जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। नदी जो है किस नदी पर है? तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूज होंगे तो आप अगर तीनों को एक साथ याद रखने का प्रयास करें, जैसे जाम्बिया, जैसे जिम्बाब्वे और जैसे जाम्बेजी, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को हर्मिट किंगडम कहा जाता है? तो हर्मिट किंगडम के नाम से उत्तरी कोरिया को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य 7 बहनों यानी कि 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है? तो 7 सिस्टर्स की बात करें तो आइए हम इसको पहले देख लेते हैं। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उनमें अरुणाचल प्रदेश है, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी जो है 7 सिस्टर्स में शामिल हैं। लेकिन सिक्किम जो है इसमें शामिल नहीं है। तो सिक्किम से ही जो उधर के राज्य हैं पूर्व के, वह सभी जो है इसमें शामिल हैं। आप ऐसे याद रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर इस हिसाब से क्या होगा? बी, यानी कि सिक्किम।
अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो है सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। ये जो है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य भाग में जो महादेव पर्वत श्रेणी है वहाँ पर स्थित है और इसकी जो हाइट है ये 1350 मीटर है। कहीं कहीं आपको 1352 मीटर भी लिखी हुई मिलेगी, तो आप उसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये धूपगढ़ चोटी है, ये आप याद रखेंगे। गुरु शिखर के बारे में हमारी वीडियो में पिछली बार प्रश्न था और ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, केबिल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? देखिए, केबिल जो लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है ये इसलिए तो प्रसिद्ध है ही कि ये किस राज्य में है, तो आप याद रखेंगे ये मणिपुर में है। लेकिन आपको याद इसलिए भी ये रखना है क्योंकि इसे ऐसा माना जाता है कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ से मतलब है कि ये एक झील के बीच में स्थित जो राष्ट्रीय उद्यान है, और ये झील है आप सभी जानते हैं लोकटक झील। लोकटक झील भी कई बार पूछी जाती है, तो ये मणिपुर में स्थित है। साथ में याद रखना है कि इसी में राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामझाओ स्थित है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? नर्मदा नदी जो है इसका उद्गम मध्य प्रदेश में एक स्थान है अमरकंटक, यहाँ से होता है। तो अमरकंटक जो है वास्तव में मेकाल पहाड़ियों में स्थित है और ये जो है यहाँ से एक नहीं बल्कि 3 नदियों का उद्गम होता है और तीनों ही नदियाँ अलग अलग दिशा में बहती हैं। यहाँ ये नर्मदा है, यहाँ से ही सोन निकलती है जो इधर की साइड में बहती है, बिहार साइड में चली जाती है, आगे चलकर गंगा में मिलती है, और एक नदी है जोहिला जो यहाँ एक और निकलती है। तो कुल मिला के यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति आप सभी जानते हैं ये जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण उत्पादन से संबंधित नहीं है। दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध खान जावर या जवार भारत के किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी मैंने बोला था पिछली बार, ये तांबे के लिए प्रसिद्ध थी और ये राजस्थान में स्थित थी। उसी प्रकार से अगर हम बात करें जावार खान की, तो जवार खान भी राजस्थान में स्थित है। ये 2 ऐसी खदानें हैं जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र कहलाता है? तो देखिए, अगर हम बात करें विनिर्माण क्षेत्र की, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वास्तव में मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो इसे 3 क्षेत्रों के रूप में देखा जाता है। हालांकि चौथे और 5वें क्षेत्र भी हैं, लेकिन उनसे आपका ज़्यादा मतलब नहीं है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं वानिकी क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो इसीलिए इसे कृषि क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। और द्वितीय जो क्षेत्र है इसे विनिर्माण क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो कृषि से कच्चे माल हमें प्राप्त होते हैं उनका विनिर्माण किया जाता है, तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र में शामिल हो जाते हैं। तृतीय क्षेत्र में बीमा, बैंकिंग सेवा इत्यादि को शामिल किया जाता है, तो ये सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना देखिए आपको याद रखना है कि ये CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा की जाती है, तो याद रखना है इस प्रश्न का राइट आंसर C होगा। लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? मैंने पिछली बार पूछा था कि पिछली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये किस मॉडल पर आधारित थी। तो तृतीय पंचवर्षीय की अगर हम बात करें तो आपको याद रखना है कि ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस प्रश्न का राइट आंसर C है। लेकिन आपको याद रखना है ये तीनों ही, क्योंकि ये अक्सर आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, सिडबी की स्थापना 1990 में होती है और इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर C है। आगे आप देख सकते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ये कई बार इसका शॉर्ट फॉर्म जो है सिडबी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप याद रखेंगे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और स्थापना 1990, मुख्यालय लखनऊ।
अगला प्रश्न है वर्ष 1980 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखिए बड़े स्तर पर पहली बार 1969 में राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब 14 बैंकों का किया गया था। दूसरी बार बड़ा राष्ट्रीयकरण जो है 1980 में 6 बैंकों का किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये है। काफ़ी अच्छे प्रश्नों को शामिल किया गया है, आप इसे देखेंगे। देखने के साथ साथ अगर वीडियो शुरू से एंड तक देखें और उसके बाद में PDF आप प्राप्त कर लें, जो टेलीग्राम लिंक देकर के नीचे और आपके लिए वहाँ प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो आप उसको अगर 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाएंगे। और मेरे 9 वीडियो पहले ही आपके लिए उपलब्ध हो चुके हैं, आगे भी जारी रहेंगे। तो अगर इन प्रश्नों पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ ये लिखा है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो सेबी जो है इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय आप सभी जानते हैं मुंबई में है। यहाँ इसके बारे में लिखा है, सेबी का भी कई बार पूर्ण रूप पूछा गया है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये जो है स्थापना 1992 में और मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। देखिए जनगणना से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते रहे हैं और अभी नए आंकड़े आए नहीं हैं, इसलिए आपको जो भी पूछा जाएगा वह 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा जब तक कि नए आंकड़े ना आ जाएं। तो बात अगर हम लिंगानुपात की करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं जो है ये भारत का लिंगानुपात है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है हमें आर्टिकल 16। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है, लेकिन आप इन चारों आर्टिकल को याद रखेंगे क्योंकि ये सभी जो है मूल अधिकार में शामिल हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अनुच्छेद जो 14 है ये विधि के समक्ष समता हमें प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। तो ये नीति निर्देशक जो तत्व थे उनमें शामिल किया गया है और ये आर्टिकल है 44। इसमें जो है ये समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 3 शब्द मैं 3 बार पहले भी बता चुका हूं और अब भी बता रहा हूं, अखंडता, पंथ निरपेक्ष और एक है समाजवादी। तो ये जो है समाजवादी, ये जो 3 शब्द हैं इन तीनों को 42वें संविधान संशोधन 1940 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है लोकसभा सदस्य बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। तो मैंने बताया था पिछली बार जो राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम आयु रखी गई है 30 वर्ष, लोकसभा बनने के लिए ये न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी। देखिए हमें याद कुछ और भी रखना है, जैसे हमारी जो संसद है ये 3 अंगों से मिलकर के बनती है, जिसमें एक राष्ट्रपति, दूसरी राज्यसभा और तीसरे लोकसभा शामिल होती है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा निम्न सदन के नाम से जानी जाती है। लोकसभा में पहुंचने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है इसका गठन 1993 में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी है। आइए कुछ अन्य फैक्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इन्हें भी याद करने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय जो अन्वेषण ब्यूरो है, यानी कि जिसे आप नॉर्मली CBI जानते हैं, तो ये 1963 में स्थापित हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग ये 1964 में बना। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 में आया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में आया था। एक आपके लिए ज़रूरी सूचना है, ये जो हमारी वीडियो है इसके बाद में 1 या 2 दिन में आपके लिए जो RPF के पिछले वर्ष 2019 में जो प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में शामिल किया है, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न है प्लांक नियतांक का मात्रक क्या है। प्लांक नियतांक का जो मात्रक है ये जूल सेकेंड है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन आप सभी जानते हैं, ये जो है काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है। ये रैखिक जो संवेग है उसके संरक्षण पर आधारित है। रैखिक संवेग का संरक्षण जो है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज
किसने की थी? तो कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और इसकी खोज जो है रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा की गई थी। नामकरण इसका जो है बेंडा ने किया था। यहाँ ये ऑप्शन सभी गलत हैं, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इन्हें भरते समय कुछ मिस्टेक हुई होगी। तो आप याद रखेंगे इसका जो है राइट आंसर होगा रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड जो अल्टमैन थे इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक है। लेकिन अगर हम नामकरण की बात करें तो नामकरण जो है ये बेंडा ने किया था। तो आप इतना याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई जो है इसका रासायनिक नाम याद रखना है टोकोफेरोल, ठीक है। तो ये जो है टोकोफेरोल के नाम से जानी जाती है। लेकिन कैल्सीफेरोल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है, ये याद रखना है। B5 का ये रासायनिक नाम है, ये भी याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ये भी याद रखना है। चलिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। लाइकेंस वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है कि लाइकेंस जो है ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक हैं, क्योंकि कई बार ऑप्शन में ये आता है कि लाइकेंस किस प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक माने जाते हैं, तो वायु प्रदूषण के। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये उन क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं जहां वायु प्रदूषण होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है अमोनिया उत्पादन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया उत्पादन में जो विधि है ये है हैबर प्रक्रिया या हैबर विधि। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो नेताजी थे इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। इसी दिन को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो ये जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जेनेवा जो स्विट्जरलैंड में है वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो देखिए यूरो कप आप सभी जानते हैं यूरोप में काफ़ी प्रसिद्ध है। फीफा ये फुटबॉल का वर्ल्ड कप ही होता है। सुब्रतो कप ये भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है। बॉम्बे गोल्ड कप की अगर हम बात करें तो ये जो है फुटबॉल का कप नहीं है। ये किसका है? तो आप याद रखेंगे ये जो है हॉकी से संबंधित है, यानी कि ये हॉकी का कप है। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? देखिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली आना है, ठीक है। क्योंकि एक तो ये उलटफेर हुआ है, वैसे ही यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, और साथ में ही उलटफेर की वजह से ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इटली निवासी जननिक सिनर ये जो हैं इस बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता हैं। अगला प्रश्न है G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा? G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी भारत ने की थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन याद रखना है 2024 में इसकी मेजबानी ब्राजील को सौंपी गई है। तो इसका राइट आंसर भी है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कब लैंडिंग की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 23/8/23 यानी कि 23 अगस्त 2023 को जो है सफल लैंडिंग के लिए प्रसिद्ध है चंद्रयान 3। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब ये जीता है चेक रिपब्लिक की रहने वाली क्रिस्टीना पिस्जकोवा ने। तो इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? सेला सुरंग जो है PM मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया और ये है अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी। करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है और ये प्रश्न ऐसे ही आएंगे, तो इसमें ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में देश की तीनों सेनाओं का त्रिसेवा अभ्यास जिसे भारत शक्ति नाम दिया गया है ये कहाँ संपन्न हुआ है? ठीक है, तो भारत शक्ति की अगर हम बात करें तो ये राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी है। अगला प्रश्न है 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है?
तो आप सभी जानते हैं एक वैज्ञानिक जिनका नाम था स्टीफन हॉकिंस, जिनका जो निधन है ये कुछ ही समय पहले हुआ था। तो इन्हीं पर आधारित थी ओपनहाइमर और इसने जो है इस बार का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न भी है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है देवेंद्र झाझरिया को, जो राजस्थान से आते हैं। तो राइट आंसर इसका सी है। लेकिन आपको याद यही रखना है कि जो अगला वीडियो आने वाला है ये प्रीवियस ईयर पर आधारित आरपीएफ के 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को कवर करने वाला है, तो आप उसे देखना न भूलें। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।